तो बड़े अफसरों को मैंने वो खिलाया और मैंने बताया सर मैं किसान हूँ, मैंने आंवले लगाए हैं, मैंने ये प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन मेरे कोटपुतली में नहीं बिकते, मदद करो मेरी। अपने प्रोडक्ट पे विश्वास था या अपने मेहनत पे विश्वास था? तो हम जैसे 40 किलो का कट्टा भरते थे तो उसमें 100-150 ग्राम ज़्यादा ही डालते थे, अब कोई चेक करे तो वो विश्वास हो जाए। तो ये बीच का सफ़र कितना बड़ा था? वैन भर के मैं ले जाता 3-4 कुंटल और लंच में बेच के आ जाता। खेती में शुरू से ही रुचि ये रहती थी कुछ अलग करें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पंकज शुक्ला, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के कोटपुतली क्षेत्र में और हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम आपको ऐसी कहानियां दिखाएं जिससे हमारे किसान भाइयों को हौसला मिले। आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं उन्होंने खेती किसानी में बहुत से मुकाम हासिल किए हैं, जिनका नाम है कैलाश चौधरी। और जिन किसान भाइयों को लगता है कि खेती किसानी घाटे का सौदा है, उनको आज की ये कहानी हौसला देगी। तो आइए चलते हैं मिलने कैलाश चौधरी से, जो कीरतपुरा गांव में रहते हैं। हम पहुंच चुके हैं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के कीरतपुरा गांव में और हम अभी फ़िलहाल आपसे मिलवाने जा रहे हैं कैलाश चौधरी जी से, जो एक जाने माने शख्सियत हैं, जिन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और आइए आपको हम मिलवाते हैं कैलाश चौधरी जी से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे फार्म पे। सर कुछ हमारे दर्शकों को सर बताएं कि आपने कैसे शुरू किया और आप क्या करते हैं सर, किस तरह की खेती करते हैं? हमारा परिवार परंपरागत किसानी है, खेती करते आए, हमारे पूर्वज भी और हमने भी खेती शुरू की है। और खेती का जो 60 साल पहले का जो माहौल था वहाँ से मैंने शुरू की है। और पहले जो ऊंट और बैल से खेती होती थी, रहेंट और इंजन से सिंचाई होती थी, उस ज़माने से हमने खेती की है। धीरे धीरे बिजली पे आए, ट्रैक्टर आए, फिर आजकल के आधुनिक सभी साधन आए हैं। खेती में शुरू से ही रुचि ये रहती थी कुछ अलग करें। सन 77 में मैं ग्राम प्रधान था मेरे गांव का। जी। तो उस टाइम हमारे यहाँ सेटलमेंट पैमाइश आई थी, तो हमने एक कमेटी गांव की बना करके और उस सारे गांव की चकबंदी करवा दी। मैं उस कमेटी का अध्यक्ष था और निर्विवाद, यानी किसी से कोई विवाद आपस का सभी का समान हल निकालते हुए पूरे गांव की चकबंदी करवा दी। तो किसी का भी एक एक खेत नहीं है हमारे यहाँ, जिसका भी है वो बड़े जमींदार की 2 जगह और छोटे जमींदारों की 1 जगह जमीन करवाई। सबके रास्ते निकलवाए खेतों में और सबके बिजली कनेक्शन कराए। सन 80 में कम से कम 25 कनेक्शन तो एक दिन ही हुए और ट्यूबवेल वगैरह हुए। तो बड़ा एक नया आंदोलन आया हमारे गांव में, जो कि पैदावार में ये समझो कम से कम 5-6 गुना वृद्धि हुई। ये शुरुआत करके सन 93-94 हमारे तहसील में कृषि विज्ञान केंद्र खुला, तो मैं उससे जाता रहता था, वैज्ञानिकों से सलाह लेता था। उस टाइम में थोड़ी थोड़ी विदेशों में चर्चा जैविक खेती की होना शुरू हो गई थी। विशेषकर उन्होंने ये बताया कि कनाडा में जो सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, तो वहाँ वो कम होने लग गया। ज़मीन सख्त हो गई, पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो गई। तो ये मैं BBC पर भी सुनता था, टेलीविज़न तो छोटे छोटे थे उस टाइम, तो वो भी थोड़ा देखता था। तो ये सब सलाह मैं किसान वैज्ञानिकों से करता रहता था। अब भाई ये जो रासायनिक खेती के दुष्परिणाम आ रहे हैं, इनको कैसे दूर करना है। तो उन्होंने बताया कि भाई जो अपन बायोमास जो बचता है कृषि का, कृषि कचरा जिसको बोलते हैं,
इसको गलाओ, कंपोस्टिंग बनाओ और उसको वापस खेत में डालो। और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो रासायनिक खाद उपयोग करते हो उसको कम कर दो और इसको धीरे धीरे बढ़ाओगे तो वापस बहुत अच्छी फसल होना चालू हो जाएगी। और उसमें पानी भी कम लगेगा, ज़मीन नरम भी रहेगी, पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी और हरा भरा फसल भी बहुत अच्छी होगी। तो ये हमने 94 से करना शुरू कर दिया था और उसके रिजल्ट भी हमने देखे बहुत अच्छे हुए उस टाइम। और धीरे 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 आज तक हम वो कर रहे हैं जैविक खेती की तरफ। हमने 2000 में रजिस्ट्रेशन करवाया था SGS गुड़गांव, जब सबसे पहले खुली थी सर्टिफिकेशन के लिए, और धीरे धीरे यानी आज तक उसमें लगे हुए हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने बागवानी की तरफ जब रुझान बढ़ाया तो 98 में हमें 40 पेड़ दिए थे आंवले के। जी जी। एक किसान को, तो हम 2 भाई उस टाइम थे तो 80 पेड़ मिले हमें। तो हमने वो लगाए और उनको पालना शुरू किया। हम भी ज़्यादा नहीं जानते थे, उससे पहले आंवले का पेड़ भी हमने नहीं देखा था। शुरुआत आपने मतलब 80 पेड़ से की? हाँ, 80 पेड़ से की थी जी। उस टाइम। करते करते कृषि विज्ञान वाले बताते रहे हमें जी। तो हमारे तीसरी साल थोड़ा फल आया जी। तो हमें खुशी भी हुई कि चलो 3 साल की तपस्या है, अब ये फल आना शुरू हो गया है जी। तो चौथी साल हमारे 2002 में थोड़ा और उससे फल बढ़ा तो हमारे छोटे भाई ने उसको फल को तोड़ करके कृषि मंडी कोटपुतली, उसके साथ ही फल सब्जी मंडी है, वहाँ बेचने गया। तो वहाँ उस दिन तो कोई ख़रीदार मिला नहीं है, वहाँ जो आड़तिया बैठता है, तो उसके यहाँ रख के आ गया। आड़तिया ने कहा मैं कल देखूँगा कोई आएगा उसको बेचूँगा। अब वो 2-3-4 दिन तक वो हमारे भाई भी नहीं गया, काम में लग गया। और वो जाके वहाँ 4 दिन बाद गया तो वो आड़तिया बोले यार मैं तो भूल गया, वो तेरा कट्टा जो तोड़ के लाया था अंदर ही रखा है। तो उसको बाहर निकाला तो उसमें फंगस भी लगा हुआ था और वो सड़ गया था एक तरह से, क्योंकि कच्चे ही थे आंवले और ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो ख़राब हो जाता है थोड़ा। तो उसके बाद उसने बाहर डलवा दिए यानी वेस्टेज में। तो हमारे भाई को बड़ा गुस्सा आया, 4 साल मेहनत करी, रिजल्ट 0 है। और मेरे को आके भी उसने कहा कि यार ऐसा काम क्यों किया अपन ने, जो जिसका 1 रुपया नहीं उठता। जी बिल्कुल। अपन दूसरा कोई खेती करते, बेर की करते तो आराम से रेडी पे ही बिक जाता। अभी सामने कोई जानता नहीं है, कोई खरीदता नहीं है। तो ये एक निराशा का माहौल बना। हमारे सभी रिश्तेदारों ने हमारी बड़ी मजाक उड़ाई, वो 4 साल ख़राब किए हैं, इतने में इसमें चना ये होता, बाजरा ये होता, उसमें सरसों इतनी होती, गेहूँ अतरा होता, वो मतलब नेगेटिव बातें की। तो हमें भी थोड़ा सा दुख तो हुआ कि यार ऐसी फसल नहीं करनी चाहिए थी अपन को, अपने इससे अच्छा और कुछ करते तो बढ़िया रहते। तो मैं उस गुस्से में कृषि विज्ञान केंद्र गया। भाई तुमने ऐसा क्यों हमसे वो बागवानी करवाई जिसका 1 पैसा ही नहीं उठता है। बिल्कुल। तो वो उस KVK में अपने प्रतापगढ़ यूपी का एक साइंटिस्ट था जी। तो उसने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बहुत प्रोडक्ट बनते हैं, आप लोग जाइए प्रतापगढ़ यूपी और वहाँ जो सुल्तानपुर रोड है, गोंडे गांव है एक, वहाँ जाइए और वहाँ देख के आइए और सीख के आइए। तो मैं चला गया ट्रेन में बैठ के प्रतापगढ़, एक धर्मशाला में कमरा ले लिया और अपना वो एक कोई वहाँ था नर्सरी वाला, वो मेरे को लेके गया साथ। तो वहाँ जो रोड साइड के गांव हैं, हमने देखा वहाँ महिलाएं दिन भर अपने सांवले के प्रोडक्ट बनाती थी जी। और छोटा छोटा ही काम था, 4-6 छोटे छोटे भगोने, 2 चूल्हे और 3-4 वो महिलाएं लगी रहती थी। छोटा छोटा वो हाथ से ही ज़्यादातर करती थी, कोई बड़ी मशीन भी नहीं थी। और उनके रोड साइड खोके रखे हुए थे, जैसे अपने यहाँ होटल वगैरह लिए हैं, उधर वो आंवले प्रोडक्ट खोके पर बिकते थे।
तो वो सारा मैंने 5-6 दिन तक सारा देखा, समझा, बात की, और ये लगा कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, अपन भी कर सकते हैं। जी। तो ये हमने 2002 में कुछ शुरू किया। 2003 में मैं मिस्त्री ले आया वहाँ से, प्रतापगढ़ से, और शुरू थोड़ा प्रोडक्शन भी बढ़ गया था, तो हमने सोचा कि ये इसका शुरू किया तो हमारे यहाँ कोटपुतली में हमने रेहड़ी भी लगवाई उसकी बेचने के लिए, स्टॉल टाइप। सर अगर बात करें हम आंवले की और बेल की, जो आप बात कर रहे थे सर, तो ये कितने टाइम में ये फसल तैयार होता है? और पूरी खेती जो आप जैविक करते हैं, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, या और फिर जैविक तैयार कैसे करते हैं आप, किस तरीके से? हम क्या है कि जब हमने सर्टिफिकेशन के लिए डाला तो उन्होंने भी हमें ट्रेनिंग दी। जैविक 2 ही चीज़ें आती हैं, खाद और दवाई, जो बाज़ार से लाते हैं, तो दोनों कैसे मैनेज करनी है। और इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र कोटपुतली में वो कंपोस्टिंग करना सिखाया था, वर्मी कंपोस्ट सिखाया था, नीम और आक और धतूरा से पेस्टिसाइड, देसी गाय का गोमूत्र और गोबर, इन सब का उपयोग खेती में करना उन्होंने सिखाया था। तो मैनेज हम करते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े पिट बना रखे हैं हमने, खड्डा विधि से, जो कंपोस्टिंग करते हैं। और आजकल तो वो डीकम्पोजर और चल गया, जो जल्दी गला देता है बायोमास को, गोबर को भी। वो 1.5-2 महीने में बहुत अच्छा खाद बन जाता है। तो हम तो जो फैक्ट्री का भी जो बायोमास निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उसी खड्डे में डालते हैं और अपना डीकम्पोजर डाल के उसको गला के खेत में उपयोग करते हैं। अच्छा सर, ये अपना खुद का फसल तैयार करना और उसी फसल से अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना, ये जो प्रोडक्ट बनाने का आपने यूनिट तैयार किया सर, तो ये बीच का सफ़र कितना बड़ा था, या कैसे आपने सोचा कि मैं अपनी फसल को अपने एक प्रोडक्ट बना करके लोगों के बीच में लाऊं? जब हमारे यहाँ चकबंदी भी, ट्यूबवेल वगैरह बढ़े, लाइट कनेक्शन हुआ, ट्रैक्टर आ गए, तो हमारे खुद के भी जितनी ज़मीन थी, तो हमारे ये समझो कि 600 से 700 कुंटल अनाज होता था। जब हमने ये बागवानी नहीं की, उससे पहले की बात, 90 के आसपास की बात बताता हूँ। तो वो किया तो वो अपना बेचने की बड़ी प्रॉब्लम आती थी। मंडी में जो सरकारी खरीद होती है उसमें कई दिन लगते थे, पड़े रहो अपने वहीं अनाज के साथ ही सो, तो बड़ी दिक्कतें थी। तो हमने वहाँ देखा, 90 के आसपास की बता रहा हूँ मैं, कि एक गेहूँ ज़्यादा बोते थे हम, एक शौक था गेहूँ ज़्यादा बोए। एक रोज़ अखबार में हमने पढ़ा कोटपुतली में कि भाई एक कृष्णा ब्रांड गेहूँ है, और वो जैसे हमारे तो उस टाइम 400-450 रुपये कुंटल का भाव था, और उसका 650-700 रुपये था। तो हमने सोचा यार ये गेहूँ बोए जो ये इतना महंगा बिक रहा है, तो अपन क्यों, एक्सरसाइज तो वही करनी होती है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि इसमें बीज अलग होगा, तो अपन वही बीज ला के बोते हैं। तो मैं उस एड्रेस पे जयपुर चला गया जी। वहाँ जाके देखा तो वहाँ गेहूँ तो वही था, उसको क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ये वो करके कट्टे छाप करके और उसमें बेचता था वो। जहाँ ये अपनी कॉलोनियाँ नई नई बस्ती थी वहाँ, और वो प्रचार प्रसार का साधन था शहर में। तो मेरे दिमाग में आया कि हम थ्रेसिंग तो करते ही हैं, एक बार उसका और क्लीनिंग ग्रेडिंग कर लेंगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा। और वो एक स्टेंसिल कटा के हमने चौधरी ब्रांड रख दिया उसका नाम, और जयपुर से स्टेंसिल वो लोहे का फ्रेम कटवा लाया, कुछ जूट के कट्टे होते थे ज़्यादातर उस टाइम, वो कट्टे ले आया और मैं वो छान के, हमारे पास सारा व्यवस्था कर ली और छान करके वो चौधरी ब्रांड का स्टेंसिल, किसान का गेहूँ, खाद रहित, रासायनिक खाद रहित, ऐसी कुछ बातें लिखा के, और अपने ट्रैक्टर था हमारे पास, ट्रॉली भरी, और हम जयपुर चले गए बेचने।
वो जो नई कॉलोनियाँ अगल बगल जो अच्छी बस रही थी उनमें जी तो हम जैसे 40 किलो का कट्टा भरते थे तो उसमें 100-150 ग्राम ज़्यादा ही डालते थे। अब कोई चेक करे तो वो विश्वास हो जाए, क्वालिटी अच्छी रखते थे जी और नगद में बेच के आते थे। हम तो किसान थे, अपना वो धोती कुर्ता और वो बांध के जाते थे, जो हमारी पोशाक आज है वैसी उस टाइम थी। जी तो हमारा पहले बिकता था उस सेठ के बजाय और हम शाम तक बेच के नगद पैसे लेके आ जाते थे। जी धीरे धीरे जब कंटिन्यू जाने लगे तो वो लोग हमसे जैसे कहते भाई 5-5 किलो चना लेके आ जाओ, साथ में 5-5 किलो गेहूँ वो जो लेके आ जाओ, 2-2 किलो मेथी, ये सब चीज़ें होती थी हमारे। तो हमने छोटी छोटी उनकी भी पैकिंग कर ली और हम बाजार में जाना, मार्केटिंग करना सीख गए। बिल्कुल, यानी वहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से शुरुआत होगी मार्केटिंग की जी। और ये चलता रहा तो कुछ तो हमें ज्ञान था ही अब भाई बाजार में कहाँ कैसे बेचना है। और कुछ भगवान, जो आदमी मेहनत करता है तो भगवान भी मदद करता है उसकी, ऐसे लोगों से संपर्क करवा देता है, अगर आपकी सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। और विभाग भी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मैं कहता हूँ काम करने वाले किसान की तो बड़ी मदद करते हैं। भाई जो काम ही कुछ नहीं करे उसका तो कौन क्या करेगा। लेकिन सर आपको विश्वास कैसे आया कि मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो ये मार्केट में लोग पसंद करेंगे? मतलब आप अपने प्रोडक्ट पे विश्वास था या अपने मेहनत पे विश्वास था आपको? नहीं, हम क्या है कि यूपी से मैंने खा के देखा जी, मेरे को बहुत अच्छे लगे वहाँ प्रतापगढ़ में, वहाँ से सैंपल लेके आया 2002 में, यहाँ घर वालों को, दोस्तों को, सबको खिलाया। सब ने कहा यार ये बड़े अच्छे हैं, बिक सकते हैं। तो जब हमने बना लिए तो एक व्हील पावर तो था ही। वो जब हम गेहूँ जब कोई नहीं जानता था तो हम जयपुर बेच के आ गए, कॉलोनियों में बगैर मंडी बेच के आ गए, तो थोड़ा बहुत तो व्हील पावर था ही इस चीज़ का। तो वहाँ मैं 2003 में जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट हुआ हमारे तो वो बिका नहीं, कोटपुतली में नहीं बिका। तो मैं जयपुर चला गया, हमारे डायरेक्टरेट है पंत कृषि भवन, उसमें बड़े अफसरों की मीटिंग थी। मैं लड्डू लेके गया था अपने 2 पैकेट, तो बड़े अफसरों को मैंने वो खिलाया और मैंने बताया सर मैं किसान हूँ, मैंने आंवले लगाए हैं, मैंने ये प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन मेरे कोटपुतली में नहीं बिकते, मदद करो मेरी। तो उन्होंने पहले तो बहुत बधाई दी, व्हील पावर और बढ़ाया और उन्होंने कहा आप इसे डायरेक्टरेट के ग्राउंड फ्लोर पर ही स्टॉल लगा लो जी। यहाँ 500-700 तो कर्मचारी अधिकारी हैं और कम से कम 1000-1500 किसान आते हैं पूरे प्रदेश से। तो वो मेरे भी जज के उन्होंने ऑर्डर कर दिया और वो उसको डायरेक्टर एग्रीकल्चर को कह दिया कि भाई एक 4th क्लास रखेगा, 2 चेयर देगा, एक टेबल देगा और इनका बिकवाएगा। तो मेरे तो वहाँ मैं वैन खरीद ली, मैंने एक छोटी सी, बगैर उसके कोई बिल्डिंग बनाई है, बगैर कोई लाइसेंस लिए हमने शुरू कर दिया। मैंने कहा जब थोड़ा सा चल निकलेगा तो आगे ये भी कर लेंगे। तो वो नगद में वहाँ बिकने लग गया और जितना मैं कहूँ उतने पैसे दे, क्यों पहले प्रोडक्ट ही नहीं था। जी। मैंने थोड़ा 19-20 भी बनाया या 21 बनाया, ये भी कोई नहीं जानता था क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो वो धड़ाधड़ बिकने लगे नगद, वैन भर के मैं ले जाता 3-4 कुंटल और लंच में बेच के आ जाता। तो सब घर वालों का भी, मेरा भी ये मनोबल और बढ़ा कि भाई ये बढ़िया है, नगदों में बिक रहा है, कहीं झंझट नहीं, कोई और नहीं। वो बड़े अफसर ने मेरे को आपका वो विजिटिंग कार्ड दे दिया, भैया कहीं भी कोई परेशानी हो तो ये विजिटिंग कार्ड दिखा देना मेरा। सर हमने सुना है और आपके बारे में पढ़ा भी मैंने कि कई सारे पुरस्कार से आपको नवाजा भी गया, सम्मानित भी किया गया, तो कुछ उसके बारे में बताइए। मेरे को करीब ये समझो सब डिवीज़न से लेकर इंटरनेशनल तक जी 105 पुरस्कार मिले और ये मिलते रहते हैं। ये मानो ऐसा कोई साल, एक वो पिछला साल कोरोना का तो ज़रूर गया जब कोई प्रोग्राम नहीं हुए पूरे देश में, नहीं तो हमें साल में 1-2-4 हमेशा मिलते रहते हैं।
3 पुरस्कार तो मेरे को इंटरनेशनल मिले। वर्ल्ड ऑर्गेनिक कांग्रेस का 2017 में सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था नोएडा एग्जीबिशन सेंटर में। उस टाइम 127 देशों का वो प्रोग्राम था और वो इंडिया में जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं उनकी स्क्रूटनी 1 साल में पूरी की उन्होंने अपने वो बायोडाटा मांगे थे, फिर उन्होंने विजिट करवाई, रिकॉर्डिंग कराई, फिर 6-6 घंटे के इंटरव्यू हुए किसानों के, क्योंकि सिर्फ 3 किसान छांटने थे उनको जी। इंडिया कृषि प्रधान देश है, इतने लंबे चौड़े बड़े लोग भी हैं, सभी काम करते। 3 में एक मैं भी उसमें एक किसान, मेरे को भी अवार्ड मिला, बड़ी खुशी हुई। सर किसान ऑफ इंडिया के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए सर 2 लाइन कुछ बताते हैं आप। मैं किसान ऑफ इंडिया के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ, और खेती से बढ़िया कोई काम नहीं है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। पढ़े लिखे बच्चे जो सर्विस अच्छी में नहीं जा सकते उनको खेती में काम लगाइए। 1000 ऑप्शन है खेती में करने के लिए। आप बागवानी, आप जैविक खेती, आप सब्जी, नर्सरी, पशुपालन, डेयरी, जो मर्जी करवाइए, लेकिन एक चीज़ को पकड़ के पहले उसमें सफल होइए, फिर दूसरी चीज़ भी अपना लीजिए। तो मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, थाली मत रहिए, समय का सदुपयोग करें, समय ही धन है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।